नमस्कार एवरीवन। हम करेंगे आज परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट। एक्चुअली ये परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन है क्या, इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है और इनको यूज़ कैसे करेंगे, इन सभी चीज़ों पे डिस्कशन करेंगे आज की क्लास में हम। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं परमुटेशन कॉम्बिनेशन से। देखिए हमारे पास दो वर्ड्स का नाम आया है यहाँ पे कि एक तो हमारे पास है परमुटेशन और एक है हमारे पास कॉम्बिनेशन। एक्चुअली में जो ये दो वर्ड है ना, ये हमारे पास अगर मैं इसको डिकोड कर दूं तो हमारे पास जो दो वर्ड निकल के आएंगे वो दो वर्ड ये निकल के आएंगे। ये हमारे पास बातें करेगा सिलेक्शन की। सिलेक्शन कैसे अभी बताता हूँ। और ये हमारे पास बातें करेगा किसकी, अरेंजमेंट की। मैं आपको एक प्यारा सा एग्जांपल देता हूँ, आपको समझ में आ जाएंगी चीज़ें। जैसे कि सपोज करो मैंने कहा आपके पास एक क्लास है, आपकी क्लास +1 ही है और आपकी क्लास में सपोज करो आपके पास 10 स्टूडेंट्स हैं। 10 स्टूडेंट्स हैं, उन 10 स्टूडेंट्स के बाद मैंने क्या कर दी, सपोज करो हमारे पास ए से लेके बी सी डी, चलो 10 नहीं, चलो 10 ही लेते हैं, FGHIJ सॉरी। तो हमारे पास ये आपके पास 10 स्टूडेंट्स हैं। तो अब आप मुझे ये बताओ कि इनका सिलेक्शन कैसे करना है। सपोज मैंने कहा कि आपको 2 स्टूडेंट या फिर 3 स्टूडेंट्स आपको सिलेक्ट करने हैं, 3 स्टूडेंट्स आपको सिलेक्ट करने हैं। तो मतलब क्या हुआ, आप कोई भी 3 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट कर लोगे रैंडमली। सपोज करो मैंने ए को बी को और सी को उठा लिया, मैंने सिलेक्ट कर लिया है। ठीक है, अच्छा मैंने कह दिया बी को सी को डी को सिलेक्ट कर लिया, मैंने कह दिया सी को डी को ई को। इस तरीके से हमारे पास नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट्स होंगे वो बहुत सारे अरेंजमेंट्स बन सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, हमें अभी काउंटिंग नहीं करनी उन चीज़ों की, काउंटिंग कैसे करेंगे उसके लिए भी फॉर्मूलाज हैं। तो सिलेक्ट कर लिया, जब हमारे पास ये सिलेक्शन हो गया तो इसको हम क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन। तो अरेंजमेंट क्या है, देखो ठीक है ना। सपोज आपको क्रिकेट मैच खेलना है तो क्रिकेट मैच के लिए क्रिकेट मैच खेलने के लिए आपको सपोज 3 बंदों की रिक्वायरमेंट बनी, तो आपको पास 3 बंदे के आपके पास सिलेक्ट हो गए हैं। अब हम बात करते हैं अरेंजमेंट की। देखो अरेंजमेंट एक्चुअली है क्या। सपोज आपके पास क्लास में जो बेंच रखा हुआ है उस बेंच पे मुझे 3 बच्चों को अरेंज करना है और वो आपस में लड़ाई कर रहे हैं कि मुझे पहले ए बैठेगा फिर बी बैठेगा फिर सी बैठेगा। लेकिन फिर लड़ाई करने के बाद जो टीचर बोलता है कि नहीं पहले ए नहीं पहले बी बैठेगा फिर ए बैठेगा फिर सी बैठेगा, लेकिन फिर भी अरेंजमेंट नहीं बना। बोलता है नहीं मैं ऐसे नहीं बैठा, मैं ऐसे नहीं बैठेंगे। दोस्त आपस में लड़ाई करके फिर वो पहले बोलता है कि पहले सी बैठेगा फिर ए और फिर बी। मतलब आपके पास जो ABC बच्चे तो 3 ही है ना, उन्हीं 3 स्टूडेंट्स को आपस में अरेंज कर दिया गया। ये अरेंजमेंट है, ये अरेंजमेंट है। अब सपोज 3 ही बच्चे हैं और एक बेंच पे 3 ही बच्चे बैठ सकते हैं, तो उनको किस किस तरीके से अरेंज किया जा सकता है वो हमारे पास क्या है, वो परमुटेशन है। सिलेक्ट कर लिया हमने ABC को, ये एक सिलेक्शन हो गया। 10 बच्चों में से सिलेक्ट कर लिया ये, और उन सिलेक्शन में से एक सिलेक्शन में से उसको कितने तरीके से अरेंज किया जा सकता है वो हमारे पास हो गया परमुटेशन। ठीक है, अब सपोज अगर मेरे पास 3 बच्चे अलग होते BCD, तो BCD भी अरेंज हो सकता था, CBD भी हो सकता था, DCB भी हो सकता था। इस तरीके से हमारे पास जो अरेंजमेंट्स है वो और भी हो सकते थे। इधर भी हमारे पास अरेंजमेंट और भी हो सकते हैं। तो कितने अरेंजमेंट्स होंगे, अगर सपोज 2 बच्चे हैं तो कितने अरेंजमेंट्स, 3 बच्चे हैं तो कितने अरेंजमेंट्स, उनकी बातें हम थोड़ी देर बाद करेंगे, आपको पता चल जाएगा। फॉर्मूलाज भी हैं और कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स भी हैं, उनकी हेल्प से आपको चीज़ें पता चल जाएंगी। ठीक है, तो मैं एक बार जस्ट ओवरव्यू ले लेता हूँ कि परमुटेशन का मतलब हमारे पास अरेंजमेंट है। अरेंजमेंट मीन्स सपोज आपके पास 3 स्टूडेंट्स हैं तो उनको किस तरीके से अरेंज किया जाए। इसमें रिपीटेशन, देखो अब ABC है तो इनको अरेंज किया गया ना, ठीक है, ये चीज़ पॉसिबल है। अगर मैं इसमें कॉम्बिनेशन की बात करूँ, तो सिलेक्ट करना है आपको। सपोज तो 3 बच्चे सिलेक्ट हो गए ABC। अच्छा क्या मैं इसको दोबारा काउंट करूंगा CAB को? नहीं, मैं दोबारा से रिपीटेशन को काउंट नहीं करूंगा। सिलेक्शन के अंदर की बात कर रहा हूं मैं, कॉम्बिनेशन की बात कर रहा हूं मैं। इसमें CAB को काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि सपोज अगर आपको ट्रिप पे जाना है तो आपको 3 बच्चे चाहिए ट्रिप के लिए, तो आपने A को ले लिया, B को ले लिया, C को ले लिया। अब या C को लो, A को लो, B को लो, बात तो वही है तो 3 बच्चे वही ना। ठीक है, तो सिलेक्शन के टाइम पे हमारे पास रिपीटेशन का परमिशन नहीं है, मतलब इसको हम काउंट नहीं करेंगे। रिपीटेशन के टाइम पे, सिलेक्शन के टाइम पे रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, तो रिपीटेशन को आप यहां से कट कर देना। ठीक है, लेकिन बात करें परमुटेशन की तो इसमें तो रिपीटेशन ही होना है कि हमें किस किस तरीके से चीज़ों को अरेंज करना है। ABC, BAC, CAB, BCA, तो इस तरीके से कितने वेज हो सकते हैं वो भी डिस्कशन होगा।
तो समझ में आया परमुटेशन का अरेंजमेंट कैसे होगा और कॉम्बिनेशन ये होगा। अब मैं बात करता हूं, हमारे पास जो चैप्टर है वो परमुटेशन नहीं, परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस है। तो ये एस लगा, इसके पीछे बेसिक फंडा क्या है वो देखते हैं। अब सुनो, अगर मैंने इसको एक वे में अरेंज कर दिया तो ये तो हमारे पास हो गया परमुटेशन। क्या हो गया? परमुटेशन। लेकिन अब जब मैं सारे, सपोज 10 बच्चे हैं और जब इन सब का मैं अरेंजमेंट कर दूंगा, कितने वे, मुझे 3 बच्चों का अरेंजमेंट करना है, किस किस वे में। सपोज मैं अभी 3 बच्चों का अरेंजमेंट कर रहा हूं, तो ABC, BAC, CAB, ये हमारे पास BCA भी हो सकता है, ACB भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, CBA भी हो सकता है। तो देयर आर टोटल 6 वेज। ये हमारे पास कितने वेज हो गए? 6 वेज हो गए, जिनको हम अरेंज कर सकते हैं 3 बच्चों को एक सिंगल सीट के ऊपर, इतने तरीके से बैठा सकते हैं, इससे ज़्यादा वे नहीं होने वाले। तो ये जो सारे 6 के 6 वेज हो गए ना, इन सभी का जो कॉम्बिनेशन होगा, कॉम्बिनेशन मतलब इन सभी का टोटल, एक को बोलेंगे परमुटेशन, हमने अरेंज कर दिया, लेकिन इन सबको बोलेंगे हम परमुटेशंस। क्या बोलेंगे हम? परमुटेशंस। सिमिलरली यहां पे भी देखो, अगर मैंने सपोज 3 बच्चों का सिलेक्शन करना था मुझे, ठीक है, 3 बच्चों का मुझे सिलेक्शन करना था, तो हमने 3 बच्चों को सिलेक्ट कर लिया, फिर 3 को सिलेक्ट कर लिया, फिर 3 को सिलेक्ट कर लिया, 3 को, तो ऐसे करके हमारे पास पता नहीं कितने हो सकता है, AIJ, AHJ, तो AGH, हमारे पास बहुत सारे केसेस बन सकते हैं। एक केस को हम बोलेंगे कॉम्बिनेशन, लेकिन जब सारे के सारे केसेस को काउंट कर लेंगे हम, तो उसको क्या बोलेंगे हम? कॉम्बिनेशंस। समझ आ गया? तो इसको क्या बोलेंगे? कॉम्बिनेशंस। तो हमारे पास ये सब, सपोज होप्सो आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब मैं बात करता हूँ कुछ बेसिक चीज़ों की। देखो जरा, मैं कुछ चीज़ों का सिलेक्शन कैसे करूँगा। देखो, मैं आपके NCERT बुक का एग्जाम्पल लेता हूँ जो आपके समझाया गया है। देखो, सपोज करो आपके पास 3 पैंट्स हैं और 2 शर्ट हैं, तो क्या क्या पॉसिबल हमारे पास केसेस बन सकते हैं वो देखते हैं। ठीक है, देखो 3 पैंट और 2 शर्ट, तो लेट से मैंने कह दिया कि हमारे पास 3 पैंट्स हैं, वो P1 है, P2 है और P3 है, और जो 2 शर्ट हैं वो हमारे पास S1 है और S2 है। तो आप एक बात बताओ, अगर आपके पास 3 पैंट है तो किस किस तरीके से पहन सकते हो। देखो, चीज़ों का ध्यान रखना है, यूँ मत करना कि एक शर्ट के ऊपर दूसरी शर्ट पहन ली, नहीं, नॉर्मल तरीके से पहननी है। तो सपोज हमारे पास जो P1 है, हो सकता है कि इसके साथ मैं S1 शर्ट पहन लूँ, या फिर हो सकता है कि इसके साथ मैं S2 शर्ट पहन लूँ। समझ में आ गया भैया? तो ये केस बनेगा इस पैंट के साथ, या फिर ये वाला केस बनेगा। और सपोज अगर हमारे पास पैंट P2 हुई, तो उसके साथ हो सकता है कि मैं S1 शर्ट पहनूँ या फिर S2 शर्ट पहनूँ। जो दूसरी पैंट आपकी फेवरेट पैंट है, उसका ये वाली पैंट शर्ट पहन सकते हो, या फिर आप ये वाली शर्ट पहन सकते हो। ऐसे ही जो P3 शर्ट होगी उसके साथ भी हम ऐसे करके 2 केसेस पहन सकते हैं। क्या इसके अलावा कोई और पॉसिबल केस बन रहे हैं? इसके अलावा और कोई पॉसिबल केस नहीं बनेंगे। तो कितनी टोटल पॉसिबिलिटीज़ बन गई? देखो, कितनी टोटल पॉसिबिलिटीज़ बन गई हमारे पास। ये बन गई 1, ये बन गई 2, ये बन गई 3, ये 4, ये 5 और ये 6। मतलब हम 6 तरीकों से पैंट शर्ट को पहन सकते हैं। 6 पॉसिबिलिटीज। समझ आ गया? नहीं समझ में आ गया? तो 6 पॉसिबिलिटीज बन गई। अगर सोचो जरा, हमारे पास 10 पैंटें और 3 शर्ट्स होती तो कैसे करते? 15 पैंट्स और 50 शर्ट्स होती तो कैसे करते? तो इनके पीछे हमारे पास एक लॉजिक दिया गया है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, जिससे हम सभी क्वेश्चंस को जल्दी से जल्दी सोल्व कर देंगे और आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। सपोज मैंने कहा मेरे पास, इसी को उठा लेता हूं मैं आगे, 3 पैंट्स हैं, 2 शर्ट हैं, और सपोज करो हमारे पास 2 जोड़ी हमारे पास जूते हैं, 2 शूज है, 2 पेयर है, एक जोड़ी जूता दूसरा जोड़ी जूता, ठीक है ना। मतलब कि एक जोड़ी जूता और ये दूसरा जोड़ी जूता, यूं नहीं कि 2 शूज सिर्फ एक ही पेयर हो गया, इसका मतलब हो गया 2 पेयर शूज। ठीक है, तो कैसे कैसे पहन सकते हैं आप देखो जरा। तो क्या मैं कह दूं कि सपोज जो हमारे पास पैंट P1 है, उसके साथ मैंने सपोज S1 शर्ट पहनी थी या फिर S2 शर्ट पहनी थी। अब हो सकता है कि इस वाली पैंट के साथ हमने ये जो शर्ट पहनी है, इसी के साथ सपोज करो मैंने जो शूज़ हैं वो, सपोज शूज़ को मैं लिख देता हूँ बूट्स। बूट्स मतलब B1 और B2 दे देता हूँ। बूट्स मतलब जूते, ठीक है। तो हमने क्या कर लिया, B1 और हमने क्या ले लिया, B2, क्योंकि अब इसके देखो, एक पैंट के साथ वो शर्ट और उस शर्ट के साथ हमने ये वाले जूते पहन लिए, तो एक पेयर बन गया। अब हो सकता है कि वो वाले जूते ना पहन के हमने दूसरे जूते पहन लिए, तो ये वाला केस बन गया। ऐसे ही क्या मैं कह दूं, अब जब सेकंड शर्ट के साथ अगर पहनेंगे इस पैंट को, तो हमारे पास 2 जोड़ी हमारे पास पेयर बन जाएंगे। ऐसे ही जब P2 की बात करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास,
S1 S2 दो जोड़ी शर्ट्स हैं हमारे पास, और इसमें हमारे पास दो जोड़ी जूते हैं, तो B1 एंड B2। जब मैं P3 की बात करूंगा, जब थर्ड पैंट के साथ या तो इस शर्ट को पहनूंगा या इस शर्ट को पहनूंगा, जब इसके साथ इस शर्ट को पहनूंगा तो हमारे पास ये वाली जूते हो जाएंगे या फिर ये वाले जूते हो जाएंगे, ये वाले जूते हो जाएंगे या फिर ये वाले जूते हो जाएंगे। तो इस तरीके से हमारे पास केसेस बन जाएंगे। समझ आया? नहीं समझ में आया? तो इसको हम काउंट करेंगे। देखो हम अब हर क्वेश्चन में तो फिगर नहीं बनाएंगे ना, क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। तो इसी का ही जो रिप्लेस करने के बाद आया तो हमारे पास कुछ चीज़ें बनी। देखो इसके अंदर कितने पेयर्स बन रहे वो काउंट करते हैं। एक पेयर ये बना और एक पेयर ये बना, है ना, इस पैंट के साथ ये शर्ट फिर ये जूते, तो दो पेयर हो गए। ऐसे ही तीसरा पेयर हमारे पास ये बना और चौथा पेयर हमारे पास ये बना, तो चार पेयर यहाँ बने। ऐसे ही चार पेयर यहाँ बनेंगे, चार पेयर यहाँ बनेंगे। इट मीन्स वॉट, हमारे पास कितने पॉसिबिलिटीज बन गई इसके अंदर? इसके अंदर बन गई हमारे पास टोटल 12 पॉसिबिलिटीज, 12 पॉसिबिलिटीज। ये तो हमारे पास बाई फिगर हो गया, बाई डायग्राम हो गया। अब मैं बात करता हूँ कि फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग एक्चुअली में है क्या। देखो ये है, अब समझो मेरी बात का मतलब। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग कहता क्या है? वो ये बोलता है कि अगर हमारे पास दो वेज हैं, एक सपोज m इवेंट है और एक हमारे पास n इवेंट है, तो दोनों अगर डिफरेंट वेज से अगर हो रहे हैं तो m क्रॉस n कर दो, मतलब m को n से मल्टीप्लाई कर दो। अभी समझेंगे। तो एक्चुअली में जो देखो आपकी काफ़ी जगह बुक्स में दो वेज होते हैं। एक तो होता है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में मल्टीप्लीकेशन वे, और एक होता है हमारे पास एडिशन वे। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ चीज़ों को। मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल जनरली जो आपके बुक में है इस चैप्टर के अंदर, स्पेशली इस चैप्टर के अंदर मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल को ही यूज़ किया गया है, और एक हमारे पास होगा एडिशन प्रिंसिपल। देखो दोनों चीज़ें सीखने ज़रूरी हैं, क्योंकि ना जब आपके प्रोबेबिलिटी चैप्टर करोगे, प्रोबेबिलिटी चैप्टर, तो उसमें आपके काफ़ी यूज़ होने वाले हैं इन चीज़ों का। ठीक है, तो अभी ये समझो। तो मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल मतलब हमने दो इवेंट्स को क्या कर देना है? मल्टीप्लाई कर देना है, और यहाँ पे हमने क्या कर देना है? m प्लस n कर देना है। अच्छा, मल्टीप्लाई कब करेंगे? जब हमारे पास एंड वर्ड का यूज़ होगा तो वहाँ पे मल्टीप्लाई यूज़ होगा। अभी समझाऊंगा, डोंट वरी, हर एक वर्ड को समझाया जाएगा। ये यहाँ पे एंड वर्ड होगा तो हम वहाँ पे मल्टीप्लाई यूज़ करेंगे, और अगर और वर्ड हुआ तो हम प्लस यूज़ करेंगे। इन चीज़ों का मतलब समझेंगे थोड़ी देर बाद। अब एक्चुअली फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग है क्या, वो कॉन्सेप्ट समझो। देखो उसने इवेंट की जो डेफिनेशन वो समझो। इफ एन इवेंट कैन अकर इन m डिफरेंट वेज, अगर एक इवेंट है वो m डिफरेंट वेज में हो रहा है। सपोज करो मैंने यही एग्जांपल ले लिया, एक इवेंट हमारे पास 3 पैंट्स है और दूसरा इवेंट हमारे पास क्या है, उसके अंदर 2 शर्ट्स हैं। तो क्या बोलते हैं? देन द टोटल नंबर ऑफ अकरेंस, जो टोटल नंबर ऑफ अकरेंस मतलब टोटल पॉसिबिलिटीज, टोटल नंबर ऑफ अकरेंस क्या हो जाएगा? m क्रॉस n हो जाएगा। तो m की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 3 पैंट्स थी, और शर्ट्स की वैल्यू कितनी थी हमारे पास? 2 शर्ट्स थी, मतलब 3 2 जा 6। ये कौन सा प्रिंसिपल हो गया? फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग कहूँ या फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन कहूँ? एडिशन तो नहीं कहूँगा ना। तो आपकी बुक में कभी कभी एक फंडामेंटल FPC लिखा होगा या FPM लिखा होगा, तो समझ जाना चीज़ों को। ये हमारे पास बेसिक था। ठीक है, अब इसके अलावा जैसे अच्छा नीचे वाले की बात कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास 3 इवेंट है, समझ पा रहे हो? 3 इवेंट है, 1 2 और 3। 3 पैंट्स हैं, 2 शर्ट्स हैं, 2 शूज़ हैं। तो इसका जो फंडामेंटल प्रिंसिपल काउंटिंग से करेंगे तो क्या करेंगे? m क्रॉस n क्रॉस o। जब 2 इवेंट्स थे तो m क्रॉस n किया, जब 3 इवेंट्स है तो m क्रॉस n क्रॉस o, मतलब 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। देखो हमारे पास वही आने वाला है, 12 पॉसिबिलिटीज़। समझ आ रही चीज़ें? तो हाँ, इस तरीके से हम चीज़ों को सिलेक्ट कर सकते हैं। दिस इज़ द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग एंड दिस वन इज़ द ईजीएस्ट वे। ये जो अकेला मेथड है आपके पूरे चैप्टर को ईजी कर देता है। समझ में आ गया? इसके बाद जब ये टॉपिक पे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आएंगे, फिर हमारे पास आएंगे फॉर्मूलाज, NPR और NCR, उनका डेरिवेशंस भी देखेंगे, उन पे बेस्ड क्वेश्चंस भी देखेंगे। ठीक है, सो अब मैं बात करता हूँ किसकी, इसकी डेफिनेशन समझ में आ गई डेफिनेशन। सो अब मैं बात करता हूँ किसकी? एग्जाम्पल्स की। देखो मैं इस चैप्टर के अंदर स्पेशली एग्जाम्पल्स कराने वाला हूँ, क्योंकि जितनी प्रैक्टिस करोगे ना इस चैप्टर की उतना ही अच्छा होगा आपके लिए। समझ आया? सो एग्जाम्पल नंबर 1। सो इसके एग्जाम्पल्स मैं सारे कराऊंगा, एक्सरसाइज तो करानी ही करानी है, एग्जाम्पल्स भी कराऊंगा, ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए। सुनो मेरी बात, अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए इस चैप्टर के अंदर, तो बिलीव मी आपको NCERT से रिलेटेड ज़रूरी नहीं होता कि कभी भी बोर्ड एग्जाम में जब आप 12th एग्जाम देंगे इसके बाद, तो वहाँ पे भी काम आएंगे ये चैप्टर्स।
तो आपके पास एज इट इज़ क्वेश्चन रखा मिले, तो ऑब्वियस है क्वेश्चन आपको डिफरेंट पैटर्न में मिलने वाला है, कुछ थोड़ा सा यूनिकनेस मिलेगा। तो उन चीज़ों को तभी कर पाओगे जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 1 की बात करते हैं। बोल रहे फाइंड द नंबर ऑफ द 4 लेटर वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग। हाँ, मैं आपको 2 बातें और बता देता हूँ, विद और विदाउट मीनिंग से बातें याद आ गई। अब सुनो, देखो मैं आपके पास 2 चीज़ें होंगी। नंबर 1, आपके पास रिपीटेशन इज अलाउड, रिपीटेशन इज अलाउड, और एक होगा हमारे पास रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। मतलब क्या है इन चीज़ों का? सपोज मेरे पास एक वर्ड है रोज, आपके पास कितने वर्ड्स हैं इसके अंदर, कितने लेटर्स हैं आपके पास? 4 लेटर हैं। तो अब इसके अंदर कितने वर्ड्स बन सकते हैं हमारे पास, वो हमें काउंट करना है। ठीक है, इससे तो अब देखो क्या मैं कह दूं, ORSE एक वर्ड बन जाएगा, SORE एक वर्ड बन जाएगा, EROS बन जाएगा। ऐसे हमारे पास वर्ड्स बनते चले जाएंगे। तो इसके अंदर क्या रिपीटेशन अलाउ हो रही है? क्या इसके अंदर रिपीटेशन अलाउ नहीं हो रही। तो मतलब ये इसका कॉन्सेप्ट हो गया। रिपीटेशन अलाउ मतलब समझो ROSE, तो ये हमारे पास एक वर्ड हो गया। अब जो हमारे पास फर्स्ट प्लेस है ना, देखो R, ये जो कोई भी एक अल्फाबेट है उसको हम बार 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 रिपीट नहीं करेंगे। ये को सिर्फ तभी करेंगे जब हमारे पास लिखा होगा कि रिपीटेशन इज अलाउड। अलाउ है तो किसी भी वर्ड को हम कितनी भी बार रिपीट कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा RROS, तो R को 2 बार रिपीट कर दिया मैंने, RRRS ये भी कह सकता हूँ, RSRR। तो रिपीटेशन ऑफ जब रिपीटेशन अलाउ करेंगे तो किसी भी वर्ड को कितनी भी बार रिपीट कर सकते हैं। ये रिपीटेशन अलाउ का मतलब हो गया। ये रिपीटेशन नॉट अलाउ। इसमें ध्यान से देखो, कोई भी वर्ड 2 बार रिपीट नहीं हो रहा। R एक बार है तो एक बार ही है, O एक बार है तो एक बार ही है, ऐसे ही S और ऐसे ही E। तो रिपीटेशन अलाउ होगा तो मैं इस तरीके से कर दूंगा, और रिपीटेशन अलाउ नहीं होगा तो मैं इस तरीके से कर दूंगा। ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात? सो अब हम बात करते हैं आगे। सो एग्जाम्पल नंबर 1 बोल रहे फाइंड द नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग विच कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड रोज वेयर द रिपीटेशन ऑफ द लेटर इज नॉट अलाउड। मैंने शॉर्ट में लिख रहा हूँ क्वेश्चन को, क्वेश्चन तो आपने दिख रहा है आपको ऊपर। तो बोल रहा है रोज जो है और रिपीटेशन हमारे पास वो अलाउ नहीं है। तो अब आप एक बात समझो, पहले तो मैं इसको डायग्रामेटिकली समझाता हूँ कि एक्चुअली है क्या। डायग्रामेटिकली नहीं, बाई दिस वन, बाई ब्लॉक्स समझाता हूँ। आप एक बात सोचो, कितने वर्ड्स हमारे पास? 1 2 3 4। तो 1 2 3 4, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ROSE। चलो अब बाद में लिखेंगे। आप मुझे एक बात बताओ, अगर मुझे इन वर्ड्स को अरेंज करना है, देखो मैं क्या कह रहा हूँ, अरेंज करना है मतलब परमुटेशन लगाना है, तो यहाँ पे क्या क्या वर्ड आ सकता है? यहाँ पे मे भी हो सकता है R आ जाए, O भी हो सकता है, S भी हो सकता है, E भी हो सकता है, कोई भी अल्फाबेट आ सकता है। मतलब पहले ब्लॉक के अंदर ये हमारे पास कौन सा ब्लॉक है? फर्स्ट ब्लॉक। ये हमारे पास कौन सा ब्लॉक है? सेकंड ब्लॉक। ये थर्ड ब्लॉक, ये है फोर्थ ब्लॉक। तो क्या मैं कह दूं कि फर्स्ट ब्लॉक के अंदर मैं चारों में से कोई भी अल्फाबेट लिख सकता हूं। तो मतलब कितने नंबर्स लिख सकता हूं मैं? 4। R भी, O भी, S भी, E भी। सपोज करो अब मैंने R को फिक्स कर दिया। जब सपोज करो, अब एक वर्ड तो लिखना ही पड़ेगा ना यहाँ पे, तो एक वर्ड अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया तो सपोज ये तीनों वर्ड्स हमारे पास क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट हो जाएंगे। जब तीनों वर्ड्स कट गए तो अब कौन से वर्ड बचे यहाँ पे? कौन कौन आ सकते हैं? O आ सकता है, S आ सकता है और E आ सकता है। तीनों देखो, रिपीटेशन अलाउ नहीं हो रही। अगर रिपीटेशन अलाउ होती तो मैं यहाँ पे R दोबारा ले आता, फिर यहाँ पे मैं फिर दोबारा 4 अक्षर लिख पाता। तो उसकी भी बात कर लूंगा। तो अब R लिख दिया मैंने, तो अब हमारे पास 3 वर्ड्स बचे OSE। अब मैं यहाँ पे तीनों में से कुछ भी लिख सकता हूँ। सपोज करो मैंने O लिख दिया, तो अभी 3 केस लिख सकते हैं, तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं 3 वर्ड्स को। अब सपोज मैंने O यहाँ पे फिक्स कर दिया, फिक्स तो करना पड़ेगा। तो अब हमारे पास बचे 2, तो यहाँ पे मैं S को लिख पाऊंगा और E को लिख पाऊंगा। तो कितने वर्ड्स हो गए? ये 2 हो गए, मतलब ये 2। अगर सपोज मैंने यहाँ पे S को फिक्स कर दिया, हमारे पास बचा अकेला E, तो इसको E को यहाँ पे आना ही पड़ेगा। तो हमारे पास ये हो जाएगा 1। बोलो समझ में आई नहीं समझ में आई बात? तो जब रिपीटेशन अलाउ नहीं हो रही तो हमारे पास इतने वेज बनेंगे। कैसे? अब क्या करना है हमें? इनको करना होगा मल्टीप्लाई, क्योंकि हमें अरेंजमेंट करना है।
ठीक है, हमें ये केसेस भी चाहिए, आर ओ एस सी भी चाहिए, ओ आर एस सी भी चाहिए, तो हमें करना होगा मल्टीप्लाई। और इसी को हम क्या बोलेंगे, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। काउंटिंग कहूँ या फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन। समझ आ गया, बोलो समझ। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 4 तिया 12 दूनी 24, मतलब 24 तरीकों से तुम रोज को लिख सकते हो। 24 तरीकों से तुम रोज को लिख सकते हो। अच्छा चलो, अब मैं बात करता हूँ कि जस्ट वैसे एग्जांपल नहीं है बट फिर भी मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। अगर सपोज रिपीटेशन अलाउ होता तो क्या करते हैं हम, सो समझो मेरी बात। यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे आर आ सकता है, ओ आ सकता है, एस आ सकता है, कोई भी 4 अल्फाबेट्स आ सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे सपोज आपने आर फिक्स कर दिया, ठीक है कर दिया, तो यहाँ पे तो दोबारा भी आर आ सकता है ना, क्योंकि रिपीटेशन अलाउ हो रहा है, तो यहाँ पे फिर दोबारा से आर आ सकता है। ओ एस ई तो पहले से ही आ सकता था, आर भी अब आ सकता है, तो यहाँ पे भी 4 हो जाएगा, यहाँ पे भी 4 हो जाएगा, यहाँ पे भी 4 हो जाएगा। ये हमारे पास हो जाएगा रोज का आंसर, क्योंकि कोई से भी ब्लॉक में कोई भी अल्फाबेट कितनी भी बार आ सकता है, आर ओ एस का आर ओ एस कोई भी कितनी बार आ सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, 4 चौक 16, और 16 का स्केल कितना हो जाएगा हमारे पास, 256 वेज। यस और नो, ये तो हो गया समझने का तरीका। समझ में आया कि रोज को कितने तरीके लिख सकते हो। अब मैं बात करता हूँ कि हाउ टू अटेम्प्ट। अब सुनो, हमारे पास फर्स्ट प्लेस पे कितने तरीके से लिख सकते हैं, हम लिखेंगे ऑन फर्स्ट प्लेस या फिर एट फर्स्ट प्लेस, जस्ट प्लीज वेट फॉर अ सेकेंड, एट फर्स्ट प्लेस क्या लिखेंगे, हमारे पास कितने लेटर्स को हम किस पॉसिबल केस बना सकते हैं हमारे पास। देखो पहले तो बात हमारे पास वैकेंट प्लेस है ना, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, देयर आर एट फर्स्ट प्लेस देयर विल बी 4 डिफरेंट वेज। मैं इस वाले केस की बात कर रहा हूँ, क्योंकि इसका तो ये तो मैंने समझाने के लिए करवाया है, वैसे नहीं है ये। 4 डिफरेंट वेज। जो सेकंड प्लेस होगा, देयर विल बी, दिस इज देयर विल बी, कितने, अब आर तो फिक्स हो गया, तो कितने वेज बचे हमारे पास, 3 डिफरेंट वेज। क्वेश्चन हटा देते हैं। सो जो हमारे पास थर्ड प्लेस होगा, थर्ड प्लेस देयर विल बी 2 डिफरेंट प्लेस, 2 डिफरेंट वेज। और जो फोर्थ वेज होगा हमारे पास, फोर्थ प्लेस देयर विल बी 1 डिफरेंट वेज। आप पूरा लिखोगे, लेकिन आपको पूरा लिखना होगा। सेकेंड प्लेस देयर विल बी 4 डिफरेंट वेज, 3 डिफरेंट वेज, 2 डिफरेंट वेज, 1 डिफरेंट वेज। सो बाई फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, तो क्या होगा, काउंटिंग कहूँ या मल्टीप्लीकेशन कहूँ, एडिशन तो नहीं कहोगे ना, एडिशन नहीं कहना, एडिशन कब यूज होगा उसका भी आपको पता चल जाएगा। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन से क्या कह दूं मैं, कि आपके पास जब हमारे पास देखो डेफिनेशन तो क्या कहा था, डेफिनेशन ने कहा था कि अगर हमारे पास 2 इवेंट है तो m है और n है, तो हम m मल्टीप्लाई n कर देंगे। अब हमारे पास 4 इवेंट हो गए एक तरीके से, तो हमने क्या कर देंगे, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। समझ आया। तो इट मीन्स वॉट, देयरफॉर टोटल वेज इन विच वी कैन राइट रोज विदाउट रिपीटेशन, टोटल वेज इन विच वी कैन राइट रोज, वी कैन राइट रोज, कितने वेज में लिख सकते हैं हम, 24 वेज। लेकिन ये भी लिख देना साथ में, विदाउट रिपीटेशन, विदाउट रिपीटेशन इज 24 वेज। तो ये आपका लिखने का तरीका हो गया, और इसी पैटर्न को हम हर क्वेश्चन में यूज करेंगे। इसके अलावा आपको कुछ भी यूज नहीं करना, सिंपल तरीके से लिखा है, ठीक है। समझ में आ गया क्यों है ये, कैसे है। सो दिस इज योर एग्जांपल नंबर फर्स्ट। सो अब आपको समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन नंबर सेकंड और एग्जांपल नंबर 2 एक्सरसाइजेज कैसे सोल्व करनी है, वो सब में आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर 2 देखते हैं। बोल रहे क्या, गिवन 4 फ्लैग्स, बोल रहे गिवन 4 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स। तो हमारे पास 4 फ्लैग हैं डिफरेंट कलर्स के। देखो ये जो चीज़ है ना, इसको साइड में लिख लिया करो, डिफरेंट कलर्स। तो डिफरेंट कलर सपोज आपने मान लिए, ब्लू मान लिया, रेड मान लिया, पिंक मान लिया और आपने ग्रीन मान लिया, ठीक है, ब्लू रेड पिंक ग्रीन।
हाउ मैनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड इफ ए सिग्नल रिक्वायर द यूज ऑफ टू फ्लैग्स वन बिलो द अदर। अब देखो क्या बोल रहा है कि आपके पास एक झंडा बनाना है और उस झंडे के अंदर दो कलर लगाने, एक ऊपर एक नीचे, और उन दो जो कलर लगाने हैं वो दोनों डिफरेंट कलर लगाने हैं। इसलिए मैंने इस लाइन को लिखा है और हाईलाइट कर दिया, डिफरेंट कलर। पहले क्वेश्चन को समझते हैं, लिखेंगे तो बाद में, ये सब रफ वर्क बता रहा हूँ अभी मैं, साइड में कैसे लिखना है, ठीक है। तो समझ में आ गया कि डिफरेंट कलर होना चाहिए। अब मतलब क्या डिफरेंट कलर का, सपोज ऊपर अगर हमारे पास रेड हुआ तो नीचे ब्लू हो जाएगा, ठीक है। अगर सपोज हमारे पास ऊपर हमारे पास पिंक हुआ तो नीचे ग्रीन हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास दो कलर का अरेंजमेंट करना है। अब जरा तुम एक बात सोचो, सपोज ये मुझे अगर झंडा बनाना है तो पहले वाले केस में क्या क्या पॉसिबल है भाई। पहले वाली जो बॉक्स है, जो ऊपर वाला जो जगह है, इसमें ब्लू भी आ सकता है, रेड भी आ सकता है, पिंक भी आ सकता है और ग्रीन भी आ सकता है। तो कितने वेज हो गए हमारे पास, 4 तरीके हो गए। चारों में से कुछ भी आ सकता है ना। लेकिन सोचो जरा, अगर आपने सपोज ऊपर ब्लू को फिक्स कर दिया, अगर आपने ब्लू को फिक्स कर दिया तो जो बचे 3 कलर रेड, पिंक और ग्रीन, उनमें से ही तो कोई ना कोई यहाँ पर आएगा। समझ में आया? और उनमें से ही तो कोई ना कोई यहाँ पे आएगा। तो कितना हो गया, 3 हो गया। मीन्स 4 3 12। तो 4 तिया 12 तरीकों से हम इसमें 4 तिया 12 तरीकों से झंडे को हम बना सकते हैं जब डिफरेंट कलर्स यूज होते। तो अगर सपोज यहाँ पे डिफरेंट नहीं होता, मतलब कि रिपीटेशन अलाउ होती, तो यहाँ पे भी 4, यहाँ पे भी 4, तो 16 हो जाता, 16 हो जाता। ब्लू ब्लू, रेड रेड, पिंक पिंक, ग्रीन ग्रीन, ये 4 केसेस हमारे पास और जुड़ जाते, 16 हो जाते। 12 और 4 16। लिखेंगे कैसे, अपर क्या बोले, अपर पार्ट, ये ऊपर वाला पार्ट हो गया ना, अपर पार्ट ऑफ द फ्लैग 4 डिफरेंट वेज, 4 तरीकों से आ सकता है। और जो लोअर पार्ट हो गया हमारे पास, लोअर पार्ट ऑफ फ्लैग कलर, लिख भी सकते हो कलर, है ना। कितने वे से आ जाएगा हमारे पास, 3 डिफरेंट वे से आ जाएगा। तो बाई किसके हिसाब से, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग या फिर फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, दोनों बातें एक ही, उसका ही तो पार्ट हो गया, काउंटिंग का ही तो पार्ट हो गया। तो क्या मैं कह दूं कि ये 4 × 3 हो गया, मतलब 12 वेज हो गया। बोलो समझ में आया, नहीं समझ में आया? सो क्या मैं कह दूं कि रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सिग्नल्स, देखो सिग्नल्स उसने क्या पूछा था, लास्ट स्टेटमेंट तो आपकी वही होनी चाहिए। रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सिग्नल्स कितने हो गए, 12, ठीक है। दिस इज एग्जांपल नंबर 2। सो नाउ मूव टू द एग्जांपल नंबर 3। समझ में आई गया होगा? तो वीडियो को पॉज करें, नोट डाउन करें। देखो इसके एग्जांपल समझाना बहुत जरूरी है, क्योंकि कॉन्सेप्ट पता चल जाएगा आपको कि इसके पीछे एक्चुअली कॉन्सेप्ट है क्या। बोल रहे हाउ मेनी 2 डिजिट इवन नंबर्स, हाउ मेनी 2 डिजिट इवन नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट 1 2 3 4 5 इफ द डिजिट कैन बी रिपीटेड। पहली चीज क्या बोल रहा है, वो रिपीटेड है, और दूसरी चीज क्या बोल रहा है, वो इवन नंबर है, और वो भी 2 डिजिट का। तो आप एक बात समझो, तो 2 डिजिट का होगा तो हम क्या बना देंगे, पहले एक ब्लॉक बना देंगे। ये ब्लॉक जरूर बनाना है, इसी से हमारा क्वेश्चन सोल्व होगा। तो 2 डिजिट का हमें इवन नंबर बनाना है, और डिजिट कौन कौन सी है, 1 2 3 4 5। भाई एक बात बताओ, इवन नंबर कब बनता है, जब लास्ट में जो 2 का मल्टीपल हो। अब देखो 2 का मल्टीपल तो या तो 2 है या 4 है, मतलब लास्ट में 2 होना पड़ेगा या 4 होना पड़ेगा। बोलो हाँ या ना। लास्ट में या तो 2 होना पड़ेगा या 4 होना पड़ेगा। मतलब कितने वेज हो गए हमारे पास, 2 तरीके हो गए, 1 और 2। अब आगे कितने वेज हो सकते हैं, रिपीटेशन अलाउ है। अब यहाँ पे सपोज आपने 2 लिखा तो यहाँ पे भी 2 लिख सकते हो, यहाँ पे 4 लिखा तो यहाँ पे भी 4 लिख सकते हो। तो मतलब 5 के 5 केस बन सकते हैं। 1 भी आ जाएगा, 2 भी आ जाएगा, 3 भी, 4 भी और 5 भी। 5 के 5 नंबर आ सकते हैं, तो 5 हो जाएंगे। तो अब हम क्या कह देंगे कि इन फर्स्ट पार्ट, एट फर्स्ट प्लेस या फर्स्ट पार्ट, कि क्या हो जाएंगे हमारे पास, एट फर्स्ट पार्ट देयर विल बी, कितने वेज हो गए, 5 वेज। एट सेकेंड प्लेस देयर विल बी, कितने वेज हो गए हमारे पास, 2 वेज। सो बाई फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, आप पूरा लिखेंगे, बाई फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या मैं कह दूं कि 5 × 2। सो हमारे पास द टोटल 2 डिजिट इवन नंबर्स, सो आई कैन से वॉट, टोटल 2 डिजिट इवन नंबर, 2 डिजिट इवन नंबर्स पॉसिबल आर, कितने हो गए, 5 × 2 = 10। बोलो समझ में आया, नहीं समझ में आया क्वेश्चन?
तो देखो क्वेश्चन का लेवल हमारे पास इजी है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर रटोगे तो मरोगे, रटना नहीं है क्वेश्चंस को, ठीक है। सो अब हम बात करते हैं एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 4 की। सो अब क्वेश्चन में समझ में आया आपको क्या कह रहा है कि आपको एग्जांपल नंबर 4 में कह रहा है कि आपके पास एटलीस्ट 2 फ्लैग्स तो होने चाहिए। इसका मतलब क्या होगा कि 2 फ्लैग का पेयर भी बन सकता है, कम से कम 2। तो कम से कम 2 मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 2 भी, 3 भी, 4 भी और 5 भी। सो 2, 3, 4 और ये 5 हो गया। समझ में आया। सो अब देखो मैं पहला अरेंजमेंट करता हूँ। सपोज मेरे पास 2 फ्लैग्स का पेयर बनना है, मतलब इधर सिग्नल बनाना है आपको, तो 2 फ्लैग्स का सिग्नल बनाना है। तो 2 फ्लैग्स का सिग्नल कैसे बनेगा आपका, ऊपर कोई एक कलर, नीचे दूसरा कलर। क्या बोला, 5 डिफरेंट फ्लैग्स आर अवेलेबल। तो डिफरेंट आपको वर्ड को हाईलाइट कर लेना, सेम रिपीटेशन नहीं करना। अब जब 2 फ्लैग का सिग्नल बनाया, फिर उसके बाद हम 3 फ्लैग्स का सिग्नल बनाएंगे, फिर उसके बाद हम 4 फ्लैग्स का सिग्नल बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, और उसके बाद हम 5 फ्लैग्स का सिग्नल बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5। तो इस तरीके से हमें फ्लैग्स बनाने हैं। तो अब एक बात सोचो, इस वाले जो ऊपर वाला पार्ट होगा इस वाले फ्लैग में कितने कलर आ सकते हैं। इसके अंदर तो 5 कलर है ना हमारे पास, 5 डिफरेंट कलर हैं, 5 कलर्स हैं, तो इसमें तो 5 आ सकते हैं कोई भी, तो पूरे के पूरे 5 आ जाएंगे। जब इसमें एक कलर हमने यूज़ कर लिया तो बाकी बचे 4, तो वो 4 हमारे पास कहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे। तो 5 4 जा 20, क्योंकि मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग लगने वाला है। इसके अंदर देखो, जब पहले ऊपर वाले फ्लैग के अंदर कितने यूज़ कर सकते हैं हम, 5, क्योंकि जब ऊपर वाले में सपोज मैंने कोई एक कलर फिक्स कर दिया, जब एक कलर यूज़ कर लिया तो नीचे कितने आ जाएंगे हमारे पास 4, और फिर इस हमारे पास कितना आ जाएंगे 3। ऐसे ही 5 4 3 2, 5 4 3 2 1। समझ आ गया, बोलो हाँ या ना। सो देयरफॉर लिखेंगे कैसे, इन फर्स्ट पैटर्न, ये टैरो डायग्राम बना देना, ठीक है। इन फर्स्ट पैटर्न, अब क्वेश्चन काफी बड़ा हो जाएगा। सो टोटल नंबर ऑफ सिग्नल्स will be by fundamental principle of counting is how much, 5 multiplied by 4 is equals to 20, 5 चौके 20। ऐसे ही इन सेकंड पैटर्न टोटल नंबर ऑफ सिग्नल्स विल बी बाई FPC, 5 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 3, 20 दिया 60, 60 हो गया। सो इन थर्ड पैटर्न क्या मैं कह दूं कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ सिग्नल्स विल बी बाई FPC, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, हाउ मच, 5 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2, 62 ज़ा 120। और इन फोर्थ पैटर्न आपको पूरा स्टेटमेंट लिखना है ये। सो टोटल नंबर ऑफ सिग्नल्स विल बी, कितने हो जाएंगे हमारे पास टोटल नंबर सिग्नल्स, 5 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1, दैट इज 120, क्योंकि 120 को जब 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 120 ही आने वाला है। सो हमारे पास टोटल सिग्नल्स कितने हो गए, क्योंकि हमें तो टोटल रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सिग्नल्स चाहिए थे ना। तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सिग्नल्स सबको ऐड कर दो, क्योंकि 20 हो गया, ये 60 हो गया, ये 120 और ये 120, तो 120 120 240, और ये 320, तो टोटल हो गया 320 वेज। समझ आया नहीं समझ में आया? तो देखो आपके पास क्वेश्चन इस चैप्टर से डरने की ज़रूरत नहीं है, काफ़ी इजी चैप्टर है। सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान देना है कि एक्चुअली कॉन्सेप्ट क्या है और क्वेश्चन को तरीका से अटेम्प्ट कैसे करना है, ठीक है। सो मिलते हैं बाकी नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज 7.1 के साथ। तब तक प्लीज़ आप खुद से एक्सरसाइज 7.1 को करने की कोशिश करें, आपसे क्वेश्चन हो जाएंगे, डू नॉट वरी अबाउट दैट। अगर आपको कोई डाउट आता है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कर देना। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा।